गाओतू के पिता वास्तव में कई वर्षों से जियांगहू में रह रहे थे और उनकी आय का मुख्य स्रोत हमेशा गाओतू द्वारा भेजी गई मदद थी। लेकिन इस महीने उनके बेटे द्वारा भेजा गया नियमित खर्च का पैसा उन्हें समय पर नहीं मिला। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया था वह अब सेवा में नहीं है। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया था वह अब सेवा में नहीं है। लगभग एक दशक से गाओ मिंग अपने बेटे के सहारे जी रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमेशा आज्ञाकारी गाओतू, जिसने कभी उसे कुछ भी मना नहीं किया था, अचानक बिना किसी परेशानी के गायब हो जाएगा। कई बार कॉल करने को बाद सभी ने वही डिस्कनेक्टेड संदेश लौटाया। गाओ मिंग गुस्से में आ गए और घर में एकमात्र सुरक्षित कुर्सी को तोड़ दिया। गंदे टूटे फूटे कमरे के बीच बैठे गाओ मिंग का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसके ऊपर पुरानी छत की रोशनी धीमी चमक बिखेर रही थी। एक परेशान करने वाला मच्छर नीचे भिनभिना रहा था। उसके ऊपर पुरानी छत की रोशनी से हल्की पीली चमक आ रही थी। एक परेशान करने वाला मच्छर हवा में नीचे भिनभिना रहा था। इस पर अधीरता से विचार करते हुए गाओ मिंग ने चारों ओर खोजबीन की और अपनी बेटी गाओ किंग का फोन नंबर निकाला। गाओ किंग अभी 16 साल की हुई थी। वह एक कमजोर बीमार लड़की थी जो केवल पैसा खर्च करना जानती थी और उसके पास इसे कमाने का कोई साधन नहीं था। गाओ मिंग ने शायद ही कभी उससे सीधे संपर्क किया हो, लेकिन गाओतू अपनी इस छोटी बहन को बहुत महत्व देता था। चाहे उसके लिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसने उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, चाहे वह खाना, कपड़ा हो या दैनिक आवश्यकताएं। गाओतू का वेतन वास्तव में बहुत अधिक था, लेकिन गाओ किंग की बीमारी और गाओ मिंग द्वारा अपने वित्त पर परजीवी खर्च के बीच वह मुश्किल से अपनी सांस ले पा रहा था। शेन वेनलैंग ने एक बार टिप्पणी की थी, अन्य लोग पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं, सचिव गाओ झरने की तरह खर्च करते हैं। तुम छाल और चावल की भूसी खाकर जीवित रहते हो, फिर भी घिसटते हुए एक पैसा भी नहीं बचा पाते। अपने आप को हर दिन थके हुए के माध्यम से जो लोग आपको जानते हैं वे समझते हैं कि आप अपनी बहन के इलाज का खर्च उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं सोचते वे सोच सकते हैं कि आप नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। उन शब्दों से गाओतू शर्म से अवाक रह गया था, लेकिन वह उनका खंडन नहीं कर सका क्योंकि शेन वेनलांग सही थे। हालांकि वह कोई विशेष दयालु बॉस नहीं था, लेकिन शेन वेनलांग अजीब तरह से उदार था। गाओतू का वेतन विभिन्न भत्तों के साथ एक सामान्य सचिव से कहीं अधिक था, उद्योग वेतन मानक से 3 गुना। और फिर भी गाओतू वर्षों पहले वाला वही लड़का था जिसे कई काम करने पड़ते थे। शेन वेनलांग शहर के विभिन्न कोनों में दौड़ता था। हमेशा ऐसा दिखता था जैसे वह ग्रोना में एक दरार में गायब हो सकता है। और फिर भी गाओतू वर्षों पहले वाला वही लड़का बना हुआ है जिसे कई काम करने पड़ते थे। वह शेन वेनलांग शहर के विभिन्न कोनों में दौड़ता था। हमेशा ऐसा दिखता था जैसे वह चाहता था कि वह शर्म से जमीन की एक दरार में गायब हो जाए। वही लड़का, इतना गरीब, इतना सादा, फिर भी चमकदार, सहज रूप से दीप्तिमान शेन वेनलांग के साथ भी फिट नहीं बैठता था। गाओ क्विंग को कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। गाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए हल्की रिंगिंग टोन के बीच कुछ देर तक इंतजार किया और आखिरकार कॉल उठाई गई। नमा, फोन के दूसरी ओर से धीमी आवाज आई। आपका बूढ़ा आदमी, गाओ मिंग ने कहा। गाओ मिंग ने गाओ किंग को आखिरी बार देखे हुए 7 या 8 साल हो गए थे। उसकी याद में वह छोटी बीमार छोटी अल्फा लड़की हमेशा डरपोक और बेकार रही थी, इतनी कमजोर कि हवा का तेज झोंका शायद उसे उड़ा सकता था। दूसरी ओर थोड़ी देर का सन्नाटा था। 16 वर्षीय गाओ क्विंग ने पहले की तुलना में अधिक प्रगति नहीं की है। हमेशा की तरह अभी भी न्यायप्रिय और छोटी सोच वाले हैं। वह शुरू होती दिखाई दी इस अपरिष्कृत आत्मपरिचय द्वारा और एक लंबे विराम के बाद अंततः उत्तर दिया, क्या कुछ ऐसी चीज है जिसकी आपको आवश्यकता है? आपको अपनी बूढ़े आदमी का फोन आता है और आप खुद को डैड कहने के लिए भी तैयार नहीं कर पाते हैं। हाँ, गाओ क्विंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। वह नहीं जानता एक पिता है। गाओ मिंग गुस्से में आ गया और उसने अपने पैर से टूटे हुए और खराब आकार के जालीदार कूड़ेदान पर लात मारी। तुम कृतघ्न लड़के, मैं अभी मरा नहीं हूँ। यदि आप होते तो यह अधिक शांतिपूर्ण होता। गाओ मिंग की याददाश्त से जुड़ी वह नाजुक छोटी लड़की। गाओ किंग की आवाज ब्लेड की तरह ठंडी और तेज थी। अगर तुम मर गए तो मेरे भाई को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मरने वाले तुम क्यों नहीं हो? गाओ मिंग ने गुस्से से जलते हुए कठोरता से कहा। आपने मेरे से कहीं अधिक खर्च किया है उस फैंसी अस्पताल में। यदि आप होते तो? अगर तुम मर गए होते तो तुम्हारे भाई को इतना बोझ उठाना पड़ता। यह सही है, गाओ किंग ने ठंडी हंसी उड़ाई। मैंने हमेशा चाहा है कि मैं बस मर जाऊं, इसलिए मैं अपने भाई को अब और नीचे नहीं खींचूंगा। बहुत बुरी बात है कि नर्क का राजा अंधा होगा, वह मुझे नहीं ले जाएगा, इसलिए मुझे यही रहना होगा और उसे दबाते रहना होगा। तो फिर खुद को मार डालो। मैंने इसके बारे में सोचा है, गाओ किंग ने स्पष्ट रूप से कहा, और मैंने कोशिश की है। उसकी आवाज बर्फीली और कठोर, लगभग भूत जैसी हो गई। लेकिन मेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया, मुझे इमारत से कूदने नहीं दिया। पंक्ति के दूसरे छोर पर लड़की का फौलादी स्वर कांपने लगा। उसकी सांसें लड़खड़ा रही थी। उसने मुझसे ऐसा न करने की विनती की। ये खामोशी पहले से भी ज्यादा देर तक रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये कहने से पहले एक लंबी गहरी सांस ली। यह पहली बार था जब मैंने अपने भाई को रोते हुए देखा था। रो, गाओ मिंग जोर से हंसा। रो मेरे गधे, वह बेकार है और अपने परिवार का भरोसा। और आपके बारे में क्या? आपको शर्म नहीं आती? गाओ क्विंग की आवाज अब और अधिक तीव्रता से लहराने लगी। वह एक गुब्बारे की तरह लग रही थी जो उसके टूटने के बिंदु तक फैला हुआ था, अचानक विस्तारित होकर उस भाई की रक्षा कर रहा था जिसने उसके लिए बहुत कुछ दिया था, और एक पिता के पिशाच के लिए जिसने उसे सुखा दिया था। आप हाथ पैर वाले बड़े आदमी हैं, फिर भी आप काम नहीं करेंगे।
आप सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, ये काफी बुरा है। लेकिन आप जुआ भी खेलते हैं। हाँ, मैंने अपने भाई के इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन आपका क्या? आपने उसका पैसा जुए की मेज पर फेंक दिया है। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? मैं उसका पिता हूँ, मेरे बिना उसका अस्तित्व नहीं होता। मैंने तुम्हें 2 जीवन दिए, ये सही है कि तुम दोनों मेरा समर्थन करो। बकवास जिंदगी, गाओ किंग ने कहा। क्या हम जन्म लेने के लिए सहमत हुए? आप ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई बड़ा उपकार था। जिम्मेदारी, महत्वाकांक्षा, एक स्थिर नौकरी, एक दीर्घकालिक योजना। क्या आपने हमें इनमें से कुछ भी दिया? एक घर जिसमें 4 दीवारें भी नहीं? और आप में हमें इस दुनिया में लाने का साहस था? आप हमें यहाँ केवल कष्ट सहने के लिए लाए थे और आप कृतज्ञता के बारे में बात करने का साहस कर रहे हैं? किसी बिंदु पर वह नाजुक छोटी लड़की जिसे हम उसके बड़े भाई के पीछे छिपाते थे और केवल रो सकती थी, गायब हो गई थी। उसकी जगह कोई तेज, शांत, परिपक्व और बहादुर व्यक्ति था जो बिना किसी हिचकिचाहट के फोन पर उसके पिता पर चिल्ला सकता था। यह बेकार बकवास बहुत हो गई। गाओ मिंग उससे बहस करने में असमर्थ धैर्य खो बैठी। वो सीधे मुद्दे पर आया। तुम्हारा भाई कहाँ है? आखिर वो कहाँ गया? मुझे पैसे की जरूरत है, उससे कहो कि वह मुझे कुछ तार दे दे। मेरा भाई बीमार है, उसके पास न तो नौकरी है और न ही पैसा। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो जाकर खुद कमाओ। बिना पैसे से आपका क्या मतलब है? लिविंग रूम की दिशा से सामने का दरवाजा खुलने की आवाज आई। शायद गाओ तू घर लौट रहा होगा। गाओ क्विंग को अब गाओ मिंग से कोई परेशानी नहीं थी। उसने जल्दी से फोन रख दिया और अपने शयन कक्ष से बाहर चली गई। भाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको वह खरीदने को मिला जो आप चाहते थे? गाओ तू पसीने से लथपथ था, उसका चेहरा अस्वस्थ पीलापन लिए हुए था। उसने उसकी ओर मुस्कुराने से पहले दरवाजे के पीछे हुक पर चाबियां लटका दी। नहीं किया। ऐसा लगता है कि किताबों की दुकानों में इन दिनों उतनी संदर्भ पुस्तकें नहीं है, लेकिन मैं आज रात को ऑनलाइन देखूंगा। मम, ऑनलाइन शॉपिंग वैसे भी आसान है। गाओ क्विंग ने उसके हाथ से किराने का सामान और फल लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। किराने की खरीदारी के लिए बाहर ना जाएं। इन दिनों डिलीवरी बहुत सुविधाजनक है। आप पहले से बेहतर हो गए हैं और अब आप टेक आउट से दूर रहना चाहते हैं। गाओ तू ने हंसते हुए उसके सिर पर थपथपाया। आखिरकार तुम्हें अपना स्वास्थ्य वापस मिल गया, इसे बर्बाद मत करो। मुझे बस आपके लिए बुरा लग रहा है। गाओ क्विंग ने उससे चिपकते हुए प्यारा अभिनय करते हुए मुंह बनाया। यह उस तेज धार वाली लड़की से बिल्कुल अलग था जो कुछ ही समय पहले गाओ मिंग के साथ बहस कर रही थी। आप पहले से ही इस स्थिति में हैं और आप अभी भी नहीं जानते कि अपनी ऊर्जा कैसे बचाएं। पहले से ही इस अवस्था में होने से आपका क्या मतलब है? फेरोमोन असंतुलन विकार। गाओ किंग की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। यह एक बहुत गंभीर बीमारी है। आपको अन्य लोगों के साथ संपर्क कम से कम करना चाहिए। जैसे ही वह बोली, उसने अपनी गर्दन की ओर इशारा किया जो एक अवरोधक पैच से कसकर ढकी हुई थी। उसने आगे कहा, देखिए, ताकि किसी असफलता के 24 घंटे इनहिबिटर पैच पहन रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि जितना संभव हो सके ठीक होने के लिए आपको अल्फा फेरोमोन से पूरी तरह से अलग वातावरण में रहना होगा, इसलिए हर समय बाहर इधर उधर भागते मत रहो। समझ गया। अच्छा। गाओ किंग ने सब्जियों और फलों को रसोई में रख दिया। गाओ तू चिंतित होकर उसके पीछे पीछे अंदर आया, लेकिन उसने उसे दरवाजे पर रोक दिया। मैं आज खाना बना रही हूँ। गाओ तू हंसे बिना नहीं रह सका। क्या तुम खाना भी बना सकते हो? इसमें इतना कठिन क्या है? गाओ तू के विपरीत गाओ क्विंग हमेशा बहुत होशियार रहा था। भले ही उसने कई साल अस्पताल में बिताए थे और उसके अनगिनत ग्रेड छूट गए थे, फिर भी वह लगातार अपने साल में शीर्ष पर बनी रही। जब गाओ तू ने जियांग हू को छोड़ा तो जिस बात को लेकर वह सबसे ज्यादा झिझक रहा था वह थी उसका स्कूल स्थानांतरण। लेकिन गाओ किंग तर्कसंगत थे। उसने उससे कहा, भाई, आपने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। मेरा घरेलू पंजीकरण अभी भी पिताजी के पास है, इसलिए मुझे जियांग हू निवासी नहीं माना जाता है। वर्तमान स्कूल नामांकन नीतियां सख्त है। मेरा छात्र रिकॉर्ड जियांग हू में नहीं है, इसलिए मेरे लिए यहाँ कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने का कोई रास्ता नहीं है। हम अपने गृह नगर भी लौट सकते हैं। मैं वापस स्थानांतरित हो जाऊंगा और वहां स्कूल जाऊंगी। मैं स्थानीय स्तर पर कॉलेज प्रवेश पर परीक्षा दे सकता हूँ और इसकी लागत कम होगी। गाओ किंग सही थे, इसलिए गाओ तो बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया था। जियांग हू में रहने का खर्च वास्तव में बहुत अधिक था। हालांकि उनका अपना घरेलू पंजीकरण है। हालांकि उनका स्वयं का घरेलू पंजीकरण उनकी मां के अनुसार था और उनका कभी स्थानांतरण नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं थे। उनके पास जियांग हू में बसने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही रहने के लिए कोई बाध्यकारी कारण था। भले ही हुआ युंग निजी तौर पर उसके पास पहुंचा था और उसे किसी भी तरह की मदद देने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन गाओ तू और वह एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे और गाओ तू को वास्तव में उस ओमेगा से मदद स्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आया जो स्पष्ट रूप से शेन वेनलांग का पक्षधर था। वह संकीर्ण विचारों वाला नहीं था, वह इतना उदार भी नहीं था। हुआ योंग जैसे किसी व्यक्ति का सामना करते समय एक अद्वितीय ओमेगा जिसे शेन वेनलांग अपने पक्ष में रखने के लिए तैयार था। गाओ तू इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह ईर्ष्यालु था और उस ईर्ष्या ने उसे और भी अधिक घृणित और भी अधिक दयनीय महसूस कराया।
हुआ योंग की मैत्रीपूर्ण रवैये के साथ मदद की पेशकश करने की इच्छा ने गाओ तू को और भी बुरा महसूस कराया। केवल हुआ योंग की दयालुता और बड़प्पन, गाओ तू की सामान्यता और हीनता पर और प्रकाश डाला गया। औसत दर्जे का स्नेह, क्षुद्र ईर्ष्या और गाओ तू की 10 साल की भक्ति, जिसका शेन विनलांग के लिए कोई मतलब नहीं था। गाओ मिंग अपनी रस्सी के अंत में था। घर में एक भी मूल्यवान वस्तु नहीं बची थी। विडंबना यह है कि उनके पास जो सबसे मूल्यवान चीज थी वह सबसे बेकार भी थी, उनका अपना जीवन। वह जिस जगह पर रहता था वह किराए पर था। यदि गाओ तू नियमित रूप से हर 3 महीने में मकान मालिक को पैसे हस्तांतरित नहीं करता तो गाओ मिंग ने बहुत पहले ही सबसे बुनियादी आश्रय भी खो दिया होता। फिर भी उन्होंने जियांगहू में रहने पर जोर दिया। बेका अपने गृहनगर की तुलना में केवल जियांगहू में ही उसे भूमिगत जुए के अड्डे मिले जहां बड़ी मात्रा में पैसा खुलेआम बहता था। हालांकि वह हमेशा हारता था, लेकिन गाओ मिंग का मानना था कि सफलता केवल कुछ ही लोगों को मिलती है। अपनी किस्मत बदलने और जुए के माध्यम से रातों रात अमीर बनने का सपना संजोए गाओ मिंग ने हठपूर्वक जियांगहू में रहने का फैसला किया, जहां हर इंच जमीन का वजन सोने के बराबर था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वह अब और नहीं टिक पाएंगे। जब से गाओ क्विंग ने फोन रखा, उसका फोन 3 मिनट से कम समय में 20 से अधिक बार कंपन कर चुका था। कसीनो में कर्ज लेकर जीविका चलाने वाले अपराधी जंगली कुत्तों का झुंड की तरह उसका पीछा कर रहे थे। बस कुछ लाख का ही कर्ज है, बस इतना ही। गाओ मिंग ने अंदर ही अंदर उनका तिरस्कार पूर्वक उपहास उड़ाया, गाओ तू के वेतन के लिए। बस इतना ही। गाओ मिंग ने अंदर ही अंदर तिरस्कार के साथ उनका मजाक उड़ाया। गाओ तू का आधे साल का वेतन या सब चुकाने के लिए पर्याप्त होगा। आखिर वे रक्तपात करने वाले किस बात से इतने घबराए हुए हैं, ये सोचकर उसने फर्श पर थूक दिया। गाओ मिंग के मन में उन बदमाशों को पीटने की प्रबल इच्छा थी जो दूसरे लोगों के दरवाजों पर पेंट छिड़कते थे और दीवारों पर बोल्ड अक्षरों में पे योर डेट्स लिख देते थे। लेकिन उसके लड़ने के लिए न निकलने का कारण यह नहीं था कि वह डरा हुआ था या कायर था, कदापि नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी समय नहीं था। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने बेटे को ढूंढना था, जो हवा में गायब हो गया था, और उससे पैसे की मांग करना था। जहां तक गाओ मिंग का सवाल है, जीवन यापन का खर्च, कर्ज, जुआ फंड, ये सब गाओ तू द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। आखिरकार गाओ तू को उससे अपना जीवन मिला था और अब वह वेतन अर्जित करता है जिसके बारे में अधिकांश लोग जीवन भर सपने में भी नहीं सोच सकते। पूरे समय गाओ मिंग अपने घेरे के जुआरियों के लिए ईर्ष्या का विषय रहा था, क्योंकि केवल उसके बच्चे को ही बड़ी मात्रा में बचत को से बर्बाद करने के लिए सौंपने के लिए मजबूर या चालाकी की जा सकती थी। यदि आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं गाओ किंग को देखने के लिए अस्पताल जाऊंगा। आप नहीं चाहते उसे डराने के लिए। क्या गाओ किंग थोड़ा बेहतर कर रहा है? अभी भी हॉस्पिटल में है। यदि आप मुझे पैसे नहीं देते हैं तो मैं गाओ किंग को देखने के लिए अस्पताल जाऊंगा। आप उसे डराना नहीं चाहते हैं, है ना? क्या गाओ क्विंग थोड़ा बेहतर कर रही है? वह अभी भी अस्पताल में है ना? यदि आप जल्द ही पैसे हस्तांतरित नहीं करते हैं तो मुझे उसके प्यारे पिता को शायद उससे मिलने जाना पड़ेगा। गाओ तू, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप ओमेगा होते। मैंने सुना है कि उच्च शिक्षित ओमेगा की कीमत सिर्फ एक रात के लिए इतनी है। गाओ मिंग के पास केवल मुंह से पैसे कमाने के लिए कई तरकीबें थीं, और गाओ तू हमेशा से उनका सबसे उदार श्रोता और नियोक्ता रहा है, और इसीलिए अब उसे गाओ तू को ढूंढना होगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? सच बताऊं, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और कभी कभी दिल टूटा सा लगने लगता है, पर फिर याद आता है आप सब मेरा परिवार हो। मैं हर वीडियो में अपनी पूरी मेहनत, टाइम और दिल लगा देता हूँ। कभी कभी लगता है कि छोड़ दूं, लेकिन फिर आप लोगों की कुछ कमेंट्स, कुछ लाइक्स दिल से मुस्कुरा देते हैं। अगर आप सच में मेरे साथ हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बनाकर आपको खुश कर सकूं। अगर आप और वीडियो चाहते हो तो मुझे जल्दी से कमेंट कर देना। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी मेहनत का एक भी पल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप ही मेरी स्ट्रेंथ हो।